अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप ऑनलाइन जो लोग हैं उन्हें मेरी आवाज़ आ रही है। जी सर आ रही है। वालेकुम सलाम। अच्छा, चले, एक्सलेंट। आज का जो हमारा टारगेट था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। महर महर साहब, क्लास में काइंडली अगर इधर बात करें तो बेहतर है। आज का जो टारगेट है वो ये कि आप सब की तरफ से मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी आपने, वन बाय वन, जिसमें आप मुझे सॉर्ट ऑफ मुझे अंदाजा होगा कि आपने किस तरह से जो है वो टॉपिक्स डिसाइड किए। आपका टाइटल का पता चल जाएगा, आपके सुपरवाइजर का पता चल जाएगा, और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रादर आपने जो रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं या शॉर्टलिस्ट किए हैं वो किस क्राइटेरिया पे शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो हमने क्लास में पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया कि कहाँ से पेपर ढूंढने हैं और कैसे पेपर होने चाहिए ताकि हमारी बेसलाइन जो है वो अच्छी हो टू स्टार्ट आवर थीसिस फेज। तो ये 2-3 चीज़ें थोड़ी सी स्टेब्लिश होंगी, और एम ये कि लर्निंग हो, कोई चीज़ गलत है तो उसको ठीक किया जाए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आई गाइड यू, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट, और अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू ऐड टू योर नॉलेज के इसमें और क्या चीज़ फर्दर की जा सकती है। तो उस पर्सपेक्टिव से रिक्वेस्ट ये थी कि एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन आपने बनाई हो, मे बी 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स। पहली स्लाइड के ऊपर आपने अपना टाइटल लिखा हो, उस पर उसका सुपरवाइजर का नाम जो आपने जिससे बात की है, नहीं की है, डिस्कशन है, वट। और दूसरी स्लाइड के ऊपर आपके पेपर्स हों, और पेपर्स के एक फॉर्मेट के मुताबिक मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से आपने उसमें कुछ चीज़ें फिल करनी है। कुछ टाइम मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था, आपने शायद उस दौरान भी फिल किया था, और अगर नहीं किया तो बाद में जाके किया होगा, तो वो आपने डिस्प्ले करना होगा ताकि कुछ थोड़ी सी आइडिया हो कि क्या कर रहे हैं। इसी के ऊपर हम बिल्ड करेंगे। दिस प्रेजेंटेशन विल कंटिन्यू। दिस इज द फर्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स। अब आगे जो जो काम करते जाएंगे वो इसके अंदर या तो करेक्ट करते जाएंगे या ऐड करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आप अल्टीमेटली जो एम है या टारगेट है वो ये है कि आपका जो प्रपोजल प्रेजेंटेशन है वो रेडी हो जाए, इसी के अंदर से निकलेगी। तो 2 से 3 होंगी, 3 से 5 होंगी, और अल्टीमेटली आप उस डायरेक्शन में जाएंगे जो कि हमारी TH1 की रिक्वायरमेंट है, थीसिस 1 की रिक्वायरमेंट है, उस तरफ जाने का मकसद है। अच्छा, तो विद दिस बैकग्राउंड आई हैव फर्स्ट, पहले से पेशतर कि मैं प्रेजेंटेशंस आपसे लूँ, पहले हमारे जो लास्ट लेक्चर्स थे, लास्ट 3 वीक्स के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। एडिशनल कंटेंट भी मैंने कुछ अपलोड किया था, और मेरी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद मुझे ये कि आप सब ने सारे लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। और अगर नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट दोबारा यही है कि सारे लेक्चर्स एक दफ़ा रिपीट करके देख लें। कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा भी है वो भी देखें, और उसको भी नोट डाउन करें कि क्या उसमें बताया गया है, और उसको अप्लाई करें अपनी काम के अंदर। कोई उसके अंदर अब तक के कंटेंट में कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन है, अगर आपने वो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन है, एक ही होता है कि बगैर देखे आप, एक शख्स सवाल शुरू कर देता है, ना उसने लेक्चर देखे हैं ना वो कुछ पढ़ के आया है, और आज पहले दिन क्लास में आ गया और पहले दिन क्लास में वो सवाल कर रहा है जो कि ऑलरेडी क्लास में 3-4-5 दफ़ा डिस्कस हो चुके हैं। तो वो एक बुरा इंप्रेशन बनता है कि आपने कुछ भी नहीं किया और आप सारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं ऑन कैंपस भी और रियल स्टूडेंट्स भी, और अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ ऐसी आपको लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आई, इसको एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन की चाहिए मुझे या थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, तो आप वो सवाल पहले कर सकते हैं। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड इनटू दी अदर सेशन। सो अगर कोई क्वेश्चन किसी का है इस नौइयत का तो वो पहले पूछ सकता है। जी बताइए। आपका नाम क्या है? नाइला बशीर, जी बताइए, आप बताइए। अच्छा, अच्छा सवाल है नाइला आपका। देखिए, सबके लिए ये सवाल है। इनका क्वेश्चन ये है कि जो डिफरेंट इंडेक्सेशन सर्च ऑप्शंस हैं, जिसमें JRS है, स्कोपस है और वेब ऑफ साइंस है, इनके जो परफॉर्मेंस मीट्रिक्स हैं वो सेम नहीं है, यही सवाल है। तो ऐसा ही होगा, ये तीनों अलग अलग एजेंसीज हैं। HJRS जो है, जो HEC वाला है, वो स्कोपस और वेब ऑफ साइंस दोनों को मिला के
फर्दर उन्होंने अपने भी कुछ क्वालिटी क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए हैं, जो मैंने अपलोडेड लेक्चर आपको भेजा था HJRS पे, उसमें डिस्कस भी किया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट भी है वर्ड PDF की, जो कि मैंने क्लास में डिस्कस या उस लेक्चर में डिस्कस की हुई है, जिसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स एक एक करके बहस की है उसके ऊपर। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है JPI का, जनरल परफॉर्मेंस इंडेक्स के नाम से, जो कि और किसी जगह पे नहीं है। इसी तरह से स्कोपस के अपने क्राइटेरियाज हैं, वेब ऑफ साइंस के अपने क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, इनमें आपस में एक जैसा होना लाजमी नहीं है, नहीं होंगे, वो अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट हुए हुए हैं स्कोपस वाले। वेब ऑफ साइंस का अपना तरीका है चीजें निकालने का, डाटा एनालिसिस करने का। HJRS का अपना तरीका है। ठीक है, तो एक तो इस सवाल का जवाब हो गया आपका कि जी तीनों के अंदर जो कैलकुलेशंस हुई हुई हैं वो अपने अपने तरीके से हुई हुई हैं, तो वो आपस में उनका मतलब सेम नहीं है। लाइक SJR एक और पैरामीटर है, इम्पैक्ट फैक्टर एक और पैरामीटर है, राइट? तो वो अलग अलग हैं, वो सेम नहीं होंगे। अच्छा, ये तो जो मुझे आपके सवाल समझ आया था। अब अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे, नहीं जी मुझे ये स्पेसिफिक पैरामीटर की बात बता दें, तो वो आप फिर दोबारा। अच्छा, आप इसमें से, आपका सेकंड सवाल है किसको डालें। आप इसमें से जितने चाहें डालें, देर इज नो लिमिट ऑन दैट। आपको जिस जिस की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप उसको नोट करें। हर चीज आपके फायदेमंद के लिए है कि आप जब ओवरऑल अपना मैट्रिक्स बनाएं तो आप, यू कैन ऐड एनीथिंग एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई योर ओन सेंस कि मुझे क्या पैरामीटर अच्छा लग रहा है। अगर आपको 10 के 10 ठीक लगते हैं, आप 10 के 10 डालें। आपको लगता है दो सिमिलर हैं, तो एक को निकाल दें। तो स्पून फीडिंग थोड़ी हमने कम करनी है, अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना। टारगेट क्या है इस पूरे एक्सरसाइज से, एम क्या है वो ध्यान में रखें। एम ये है कि हमें पता चले कि जिस काम को मैं देख रहा हूँ वो काम वाकई किसी ऑथेंटिक सोर्स से वैलिडेटेड है और उसके कुछ परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। तो मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी कि ये चीज जो मैं देख रहा हूँ ये अच्छी है। बस एम ये है। तब उस एम को पूरा करने के लिए हम 6 देखते हैं या 16 देखते हैं या 60 देखते हैं, वो मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कुछ बड़े प्रोमिनेंट बेंचमार्क्स हैं जो कि आपको नजर आएंगे, वो आपको सारे लाजमी डालने चाहिए। कुछ थोड़े से माइनर लेवल के होंगे जो कि उनसे इंस्पायर्ड होंगे। आप डालना चाहे डाल लें, नहीं डालना चाहे तो मोटे वाले को रख लें, नीचे वाले को छोड़ दें। आपके सवाल का जवाब हो गया ना? तो दिस इज फॉर एवरीबडी। ठीक है, ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखें आप सब लोग कि स्पून फीडिंग से बाहर निकलें। जिंदगी में हर चीज जो है वो, ये ना सोचें कि जब तक मुझे बताई नहीं जाएगी तो मैंने सीखनी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें आपने खुद अपने ओन पे भी अप्लाई करनी है, जनरल कॉमन सेंस के साथ। ठीक है, अब अगला सवाल करें। आपका नाम क्या है? जी सैम। इम्पैक्ट फैक्टर जो है फोकस करके बता रहा है, तो कभी नहीं बता रहा। जब मैंने इसको विजिट जर्नल साइट किया ना, तो जब जर्नल की साइट है तो मुझे ऊपर ही लिखा होता है इम्पैक्ट फैक्टर ना जर्नल में, लेकिन कभी मुझे नहीं मिला ना, फिर मैंने इसलिए कुछ और चीजें डाल दी। अच्छा, मैं आपका एक मिनट, ये सवाल जो साइमा का है वो ये है कि स्कोपस के ऊपर और जनरल के ऊपर कुछ इम्पैक्ट फैक्टर की मेजरमेंट्स गिवन होती हैं, कभी आपको मिल रही हैं कभी नहीं मिल रही। वेब ऑफ साइंस वाले नहीं बता रहे या स्कोपस वाले नहीं बता रहे? और आपका सवाल समझ नहीं आया। आप कह रही है वेब ऑफ साइंस में जब सर्च करती हूँ तो मुझे वेब इम्पैक्ट फैक्टर पता नहीं चलता। तो नहीं पता चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा। वेब ऑफ साइंस जो इम्पैक्ट फैक्टर की कैलकुलेशन है मैंने क्लास में बताई थी, JCR पब्लिश होती है। JCR इज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट अवेलेबल टू एवरीबडी। ये जर्नल्स को अवेलेबल की जाती है, तो जर्नल्स अपने वेब पेजेस पे लगाते हैं। आप जर्नल की ऑथेंटिकेशन कंफर्म कर सकती हैं वेब ऑफ साइंस पे जाके कि वाकई इंडेक्स्ड है, और उनके किसी एक जो डेटाबेस है उसमें ये मेंशन्ड है। लेकिन वो कभी भी आपको इम्पैक्ट फैक्टर नहीं बताएंगे। इम्पैक्ट फैक्टर के लिए JCR डाउनलोड करनी पड़ती है, और JCR आपको मिल जाएगी, लोगों ने डाउनलोड करके रखी होती है। ठीक है, फर्दर वेरीफाई आप जर्नल्स की वेबसाइट पे कर सकती हैं, लेकिन ये अदर वे अराउंड है। जर्नल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं होते वो अपनी मर्जी से कुछ कुछ इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन कर देते हैं अपने वेब पेज पे। राइट, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि उसका ये मतलब नहीं होता कि वो वाकई ठीक है। फिर आपको वेरीफाई करना चाहिए जाके स्कोपस पे या वेब ऑफ साइंस पे कि ये वाकई जर्नल इंडेक्स्ड है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब हो गया। मैं भी आपको इसमें एक चीज दिखा भी देता हूँ।
let's first clarify this thing and then we move forward. Let me share this. अच्छा, स्कोपस के ऊपर आप जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, सबने अपना अकाउंट, फ्री अकाउंट बना लिया है स्कोपस, तो आप बनाइए ना। देखिए ये साइन इन की ऑप्शन है, क्रिएट अकाउंट करते हैं आप, कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा, ये आपका वेब एक पेज बना देगा। अब मैं साइन इन करूँ तो इट विल साइन मी इन। मैंने इस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये मुझे साइन इन करेगा। तो so let me share it on to the with the others as well. सर ये शेयर कर दे सर, मेरा क्वेश्चन सेम यही था सर। जी मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सिंपल स्कोपस जाके टाइप करें गूगल के ऊपर, वो आपको स्कोपस का एक खोल देगा वेब पेज। साइन इन करें पहले, उसमें आप रजिस्टर कर लें और आपको अल्टीमेटली साइन इन कर देगा। तो यहाँ पे भी ये मेरे नाम से साइन इन हो गया। नाउ आई कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्कोपस। अब ये उसका फ्रंट पेज है। आप इस पे एज पर योर कंफर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यूज को देखते हुए चीजें सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें, क्योंकि जर्नल्स को सर्च करना होता है मोस्टली, जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस को, तो उसके लिए जो स्कोपस का आई वुड से कि इसी का सब हेड है, वो शमीगो के नाम से है। शमीगो जर्नल एंड कंट्री रैंक के नाम से, SCIMAGO के नाम से। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब इसने ये एक फर्दर पेज खोल दिया। ये SJR के नाम से है। SJR मीन्स आप इसको कह सकते हैं एस शमीगो जर्नल एंड कंट्री रैंक। आप ये वो प्लेस है जहाँ पे आप बड़े आराम से किसी भी जर्नल को सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इधर नाम लिखता हूँ। मैं अब आपसे, आप किसी जर्नल का नाम बताएं जिसको आप कह रही हैं कि मुझे उसका कुछ डाटा चाहिए। वन बाय वन मैम। देखिए इम्पैक्ट फैक्टर स्कोपस का काम नहीं है। ठीक है, तो आप स्कोपस जो आपको बता सकता है वो यहाँ पे हमने ढूंढना है। आप जर्नल का नाम बताएं पहले। Sir, technological forecasting and social change. टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड सोशल चेंज, दिस नेम इज करेक्ट। Yes. ओके जी, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसको हम खोल लेते हैं। अब ये यहाँ पे जो चीजें आपको दिखा रहा है, एड ब्लॉकर मेरा ऑन है, थोड़ा सा ये हाइड करेगा। लेकिन बहरहाल ये इधर अब जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स इंडिकेट कर रहा है। इसकी कुछ वैल्यूज इसने दी हुई है। कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स जो ये निकालते हैं वो यहाँ मेंशन है। HTRC वाला आपका H index इसका 155, यहाँ 179 होगा आपको जो दिस इज द ऑथेंटिक सोर्स। HJRS ऑथेंटिक है। HJRS का मैंने कहा ना, वो अपनी तरीके से कैलकुलेट करता है। हो सकता है उसकी कैलकुलेशन ये ना हो जिसने की हुई। HJRS यहाँ से कॉपी नहीं करता, उसका अपना तरीका है कैलकुलेट करने का। तो उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया है। वो जो भी तरीका है वो उसका है। आप जब मेंशन करें तो HJRS का H इंडेक्स मेंशन करें, इसका मेंशन अलग से करें। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि इस जगह पे आके आपको इसके क्वार्टाइल्स का पता चलता है। ये यहाँ पे 2023 में क्वार्टाइल 1 के अंदर है, 3 कैटेगरीज के अंदर। क्वार्टाइल्स की इंट्रोडक्शन या क्वार्टाइल्स की डिटेल्स में लेक्चर में बता चुका हूँ। सुनिए सबने। जी अजमल बताएं क्या होती है क्वार्टाइल। और Q1 के बाद है 1 से लेकर 25% टॉप पे होते हैं और उससे नीचे होता है 26 से 50 तक, 51 से 75 तक। तो लास्ट में टॉप पे होते हैं 75 100 तक। ये कैटेगरी बनाई 25 और वो किस बेस पे बनाई हुई है 25? पहले 25 का क्या क्या बेंचमार्क है जो कि वो टॉप पे होते हैं, यानी 25 टॉप में आते हैं जब सारे जितने पेपर आते हैं। टॉप में कैसे आते हैं भाई, वही तो पूछ रहा हूँ। साल में जितने भी आते हैं कैटेगरी बना के टॉप में। आप सारे बैठे हैं, आप में आपको मैं कैसे प्लेस करूंगा कि जी आप ये 25 टॉप में है, ये अगले 25 में, अगले 25 में, क्या तरीका होगा?
परसेंटाइल निकाली जाएगी, परसेंटाइल निकाली सर डेटा बेस होते हैं डिवाइड किए थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में परसेंटाइल तो निकाली जाती है, वो तो लाइंस होती है ना, लेकिन पैरामीटर क्या कैलकुलेट होता है वो भी बताया था। तो यही होता है उसमें सोचते हैं कि मेरा पेपर किस परसेंटेज में क्या आता है लोगों यार, का कुछ एक तो पाकिस्तानियों का मसला पता है क्या, जब नहीं पता होता फिर भी कुछ ना कुछ बोलना होता है। आप क्या नहीं पता सर बता दें। पता। क्वार्टाइल्स बनते हैं एसजीआर की बेस के ऊपर, ठीक है। स्कोपस जनरल रैंक एक बनाता है, जिस तरह इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है इससे एसजीआर कैलकुलेट होता है, उसकी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इधर एंड पे जब हम आते हैं तो ये यहाँ पे देखें, ये नजर आ रहा है आपको 3.12 इसका एसजीआर वैल्यू है। तो हर जर्नल की एसजीआर निकलेगी जो कि हो सकता है 0 से लेके 4 तक हो। तो 0 लोएस्ट है, 4 हाईएस्ट है। अब ये आपके पास एक रेंज आ गई, 0 लोएस्ट 4 हाईएस्ट, 4 लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली 3 से लेके 4 तक की रेंज में जो जर्नल्स होंगे वो क्वार्टाइल 1 में कैलकुलेट हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, समझ गए। 2 से लेके 3 वाली रेंज जो है वो Q2 की हो जाएगी, 1 से लेके 2 तक जो है वो Q3 की हो जाएगी, और 0 से लेके 1 तक जो है वो Q4 हो जाएगी, ठीक है। तुक्के नहीं मारने होते, सॉलिड बात करनी होती। तो ये यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जी ये क्वार्टाइल 1 का जर्नल है, बिकॉज इसका एसजीआर ये है, इसकी बेस पे क्वार्टाइल्स निकले हुए, समझ गए। और इसकी एक हिस्ट्री और भी पैरामीटर्स यहाँ हैं, आप इन सबको आई एम श्योर सबने देखे होंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, बट इट गिव्स यू मैनी डिटेल्स। अगर ये नहीं पहले देखा था तो एस्मिगो को जाके खोल के अपने जर्नल्स को आप इस पे एक्सप्लोर करें, सही है। और ये आपको इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस जगह पे ये भी बाय चांस एड ब्लॉकर्स ने कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये अदरवाइज बड़ा अच्छी इसकी विजुअल लुक्स है। इस ग्राफ के ऊपर जो बातें देखें इसके अंदर ये यहाँ पे किसी एक साल में Q2 के अंदर भी था और इधर Q3 के अंदर भी था, ठीक है। दिस वाज समवेयर इन 2000 के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। तो अब ये पिछले ऑलमोस्ट 25 साल का डाटा है, जिसके अंदर ये शुरू के कुछ सालों में कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, बट पिछले ऑलमोस्ट 15 साल से टॉप कैटेगरी जर्नल्स के अंदर ये आ गया। तो ट्राई टू फाइंड आउट, अच्छा कि इवन Q4 जर्नल भी एक अच्छा क्वालिटी जर्नल होता है, ये ध्यान में रखें। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ Q1 को ढूंढें, जो क्वार्टाइल्स में आ गया वो अच्छा जर्नल है। और स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि अगर किसी एक जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 0.2 भी हो, सिर्फ सिर्फ 0.2, इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड क्लास जर्नल, आउट क्लास वर्ल्ड क्लास जर्नल। 0.2 ये नहीं है वो आप ढूंढना शुरू कर दे यार कि 10 पॉइंट समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा तो मैं पेपर देखूंगा या देखूंगी, जरूरी नहीं है, अच्छी बात है, बट ये कि थोड़ा सा अपने जहन में एक रैशनल फिगर आपके होनी चाहिए। So this is as far as the Scopus Journal Ranking System search engine is concerned. अच्छा, अब इसमें ये आपने अगला क्वेश्चन किया था HJRS का। HJRS सर एक डिफरेंट सिस्टम है, HEC का सिस्टम है। ये इनकी अपनी एक टीम बैठती है जो कि इसको हर साल अपडेट करती है। ये बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं और ये Q1 Q2 की जगह W X Y और Z कैटेगरी में जर्नल्स को डालते हैं। उसका क्राइटेरिया इन्होंने अलग डिफाइन किया हुआ है। आपको ऐसा नजर आएगा समटाइम्स कि एक जर्नल Q1 कैटेगरी का है बट इधर वो Y कैटेगरी में हो सकता है, एक जर्नल Q2 कैटेगरी का वो यहाँ पे W कैटेगरी में हो सकता है। W इज द हाईएस्ट कैटेगरी, Z इज द लोएस्ट कैटेगरी हेयर, बट इनका कैलकुलेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है, जिसके कुछ 6 पैरामीटर्स हैं, वो मैंने एक PDF डॉक्यूमेंट में डिस्कस किए हैं, लेक्चर के अंदर अपलोडेड है, और मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि आपने देखा है, नहीं देखा तो जाके देखें। वैसे बार बार कह रहा हूँ कि 4 के अलावा मजीद 4 लेक्चर्स और अपलोडेड हैं लास्ट टाइम के, यू मस्ट सी ऑल दोज लेक्चर्स, राइट, because there are additional things which are covered there. This is for everybody online and on campus. Please जाके देखिए उसको अगर नहीं देखा तो, क्योंकि I have this doubt there are few people जिन्होंने नहीं देखा अभी तक, because उनकी मुझे समरीज बता रही है कि वो बस उन्होंने क्लास वाली चीज जो मैंने इधर ही कवर की है उसी को सिर्फ नोट डाउन किया है, कोई एडिशनल कंटेंट नहीं देखा उन्होंने। तो बहुत सारे एडिशनल कंटेंट के अंदर बहुत सारा कंटेंट कवर्ड है और रिलेटेड कंटेंट है। अब अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखूँ, नाम बताइएगा दोबारा जी, मैडम साहिबा आप नाम बताइएगा जर्नल का।
So उसमें जरा आप assume करते हैं multiple casting and social change. देखें ये ऑटो पे यहाँ पे शो करेगा, अगर इसकी लिस्ट में होगा ना ये निकाल देता है। ये सब नहीं आ सकते। अच्छा जी, इसका बहुत साइंस का है। तो ग्रिड में डाला हुआ सब कॉलम तो जितना भी सारा था भी जैसे बना रहा था। अब ये एक बहुत अच्छा जर्नल है, क्योंकि इसमें देखें जो इसमें एक और चीज़ जो शायद मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो ये है कि ये 6 पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है अजमल साहब, और ये सारों की डेफिनेशन क्लास में डिस्कस हुई भी, लेक्चर में अपलोडेड है, काइंडली इसको जाके देखिएगा। इसमें आपको जो चीज़ नजर आ रही है ये जो SCR है ये स्कोपस वाला है, ये CD2 इज द इम्पैक्ट फैक्टर जो कि वेब ऑफ साइंस वाला होता है, ठीक है। और इस तरह से कुछ और पैरामीटर्स है, H इंडेक्स असूलन स्कोपस का होना चाहिए, बट प्रोबेबली ये अपना खुद कैलकुलेट भी करते हैं, या हो सकता है ये अपडेटेड ना हो। वो अपडेटेड होगा क्योंकि वो 2000 उन्होंने अभी इसी लास्ट महीने में अपडेट की है चीजें, ये हो सकता है पिछले साल का हो, थोड़ा टाइम लेते हैं HEC वाले ज्यादा, दैट मे बी द रीजन कि ये चेंज हो रहा है। और इस तरीके से कुछ और पैरामीटर्स भी हैं, और इन्होंने जो इन सब की बेस के ऊपर ये JPI कैलकुलेट करते हैं, यहाँ सामने जो लिखा हुआ है JPI इज जनरल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि 0 से 100 तक हो सकता है। तो ये आउट क्लास जर्नल है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर है और W कैटेगरी के अंदर है, और कैटेगरीज की भी शेड है इनके। फिर ये जो मेडलियंस हैं बेसिकली ये मेडल्स हैं किसी एक कैटेगरी के, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सॉरी क्ले इज लोअर, सबसे ऊपर प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम के नीचे गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, क्ले है, फिर उसके बाद ऑनरेबल मेंशन है, और फिर नल है। तो इस तरह से शेड्स डिफाइंड है। तो प्लेटिनम इज दी टॉप शेड ऑफ दिस कैटेगरी। इसका मतलब क्या होता है इस मेडल देने का, ये याद रखिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि ये जर्नल के बहुत हद तक चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ये W कैटेगरी में ही रहेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट शेड जर्नल है। अगर W के साथ यहाँ पे क्ले होता या नल होता, आई एम रिपीटिंग अजमल, आप इस वक्त क्लास में नहीं हो, क्लास में ही हो क्योंकि आपकी आंखें बता रही हैं कि ये और हो। चल लिखने अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में भी डालनी चीज। W कैटेगरी के साथ अगर यहाँ लिखा होता नल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये W कैटेगरी का एक लो शेड जर्नल है, जिसके चांसेस हैं कि अगर ये नल है तो अगले साल के W से X में ड्रॉप हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब रीविजिट होगा, रीकैलकुलेट होगा, तो ये लो कैटेगरी लो शेड जर्नल है, W का ये लेकिन लो शेड है, तो शेड उसको अगले साल W से X में ले जा सकता है। इसलिए जब आप पब्लिश करने जाए, आपने पब्लिश करना है, तो ये देखने जरूरत होती है कि W के साथ शेड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर साल जर्नल रिवाइज होते हैं और नई कैटेगरी काउंट होती है अगर आप उसको एज अ एकेडमिक आउटपुट के तौर पे कहीं शो करना चाह रहे हैं। लाइक मैं आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की बात बता रहा हूँ, जैसे उनको एसोसिएट बनने के लिए 8 पब्लिकेशंस चाहिए होती W कैटेगरी की। अब अगर उन्होंने पब्लिश कर लिया एक साल में जो कि W कैटेगरी का था, और जिस साल उनकी प्रमोशन होनी थी वो W से X में आ गया, तो वो उनका जर्नल काउंट नहीं होगा, फिर वो X काउंट होगा। जब X काउंट होगा तो वो उनका चांस मिस हो गया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पब्लिकेशन करने जा रहे हैं, खुद सबमिट कर रहे हैं पेपर, तो W के साथ मेडलियन को ऑब्जर्व करें, ताकि आपको कंफर्म हो कि ये जर्नल जो अगले 5-10 साल तक इसी कैटेगरी में रहेंगे। सॉरी 8 जर्नल पेपर्स, और फॉर प्रोफेसर देयर आर 15 जर्नल पेपर्स। ये अपडेट भी होती रहती है वैल्यूज, बट ये कि अब तक की यही है। असिस्टेंट टू एसोसिएट 8 पेपर्स हैं, इम्पैक्ट फैक्टर W कैटेगरी, और एसोसिएट से प्रोफेसर 15 सर्च पेपर्स हैं जो कि अगेन W कैटेगरी होने चाहिए। ओके जी, सो इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है कि ये जर्नल स्कोपस में यस है, इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एडिशनल लेक्चर के अंदर डाली हुई भी है, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए सिर्फ, सही है। तो काइंडली लेक्चर अगेन मैं रिपीटिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ये है मिसकंसेप्शन, या कहें कि क्लैरिटी है कि आप में से बहुत सारा नहीं देखा अभी तक। काइंडली देख लीजिए उसको। अजमल ने नहीं देखा ना? हाँ, बस वो ये थोड़ा सा लफ्ज़ आप पाकिस्तानी होने के तहत बोल रहे हैं, देखा आपने नहीं है? कुछ देखा है अच्छा बताइए। सर। इम्पैक्ट फैक्टर का नाम है इम्पैक्ट वहाँ से वेब साइंस से, तो ये किसी भी बुक है यहाँ से लिख सकते हैं कि उसी का ही है। ये वही है, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ वेरिएशंस लेकर आते हैं HJRS।
इस CD2 का प्राइमरी फैक्टर इम्पैक्ट फैक्टर है। आप जाके जब देखोगे ना इस जर्नल को, अगर मैं जाके भी सर्च करूं, लेट्स सर्च इट दी वेब पेज एज वेल, जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन कि CD2 एग्जैक्टली वही है या कुछ वेरिएशंस लेकर आए हैं। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग एंड चेंज, यही है जी नाम। Okay. अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ये इसका एक्चुअल वेब पेज है। एल्सफेयर का जर्नल है ये, तो एक अच्छा जर्नल है, पब्लिशर अच्छा है इसका। अब यहाँ पे इसने कुछ कुछ पैरामीटर्स मेंशन किए हुए, सारे इसने नहीं डाले हुए, बस कुछ डाले हुए। इसने अपना इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ 12.9 लिखा हुआ है, जब HJRS में जाता हूँ तो 13.64 है। इट मीन्स के कैलकुलेशन वेरी हुई भी है, या मे बी ये लास्ट ईयर का है CD2 का, अभी अपडेट नहीं हुआ हुआ। अपडेट होगा तो शायद वहाँ पे अपडेट हो जाए। SCR 2.64 शो कर रहा है ये। अगर हमने वहां जाके भी जब देखा था स्कोपस पे, तो वहां ये 3 पॉइंट समथिंग पे था। तो मुझे शक ये है कि ये अपडेट हुए हैं दोनों, स्कोपस भी और वेब ऑफ साइंस भी अपडेट हुए, बट SJRS अभी तक अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी अपडेट होगा, इनका अपना एक साइक्लिक पैटर्न होगा। तो ये 12, लेकिन ये कि देखिए टारगेट क्या, एम क्या, एम ये कि इन सबसे हमने कुछ चीज लर्न की है, तो वो लर्निंग हमें मिल गई कि जी इससे हमें कुछ फायदे होते हैं। ये छोटे मोटे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश इंडेक्स कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, तो CD2 चेंज हो गया, पता होना चाहिए। एंड वी शुड बी एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज टू आवर फ्यूचर रिसर्च, कि यार ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके मैंने वेबसाइट से उठाए ना, और उसको जिनसे सबसे सुविधा हो जाएगी। जी, थर्ड टेक्सुअल वेब ऑफ साइंस का JCR है। लेकिन जो वेब ऑफ साइंस में जब वो आता है ना प्रेजेंट जर्नल की जो वेबसाइट पे जाने थे, वो जर्नल की वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है। जैसे जर्नल से मैंने लिखा रिसर्च इन ग्लोबलाइजेशन, वेब ऑफ साइंस में नहीं है मगर स्कोपस में है, HRS में भी है। क्या चीज नहीं है? रिसर्च इन ग्लोबलाइजेशन के नाम से एक जर्नल है, वो वेब ऑफ साइंस में नहीं है, लेकिन स्कोपस में भी है और HRS में भी है। तो HJRS में एक मिनट अभी देख लेते हैं कि उसका क्या। आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैं सिर्फ इसको एक चीज, ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको दोबारा नाम बताइएगा। रिसर्च इन ग्लोबलाइजेशन रिसर्च एंड इन सर्च। ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें देखें लिखा हुआ है ना कि ये नो है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। इन्हें अब देखें, अगेन बात वही है कि ये एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ सर्च इंजन है, ये एक डिफरेंट इंडेक्सेशन एजेंसी है, इनके अपने क्राइटेरियाज हैं। इन्होंने देखा कि ये जर्नल जो है वो हमारे लिहाज से कुछ क्राइटेरिया पूरा करता है, इन्होंने उसको एक कैटेगरी दी हुई है। X कैटेगरी इज नॉट गुड कैटेगरी, और इसीलिए X कैटेगरी कि ये शायद यहाँ पे इसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होगा। तो कुछ जर्नल्स हर जगह पे इंडेक्सेशन नहीं कराते या इस काबिल नहीं होते, तो ओके फाइन, बट स्टिल ये एक रीजनेबल जर्नल है, क्योंकि स्कोपस में है और इनके पास भी है। इधर नहीं है, आप समझते हैं कि जी मैंने इसको अवॉइड करना है, अवॉइड करते हैं, सेफ प्ले करें। अच्छा, आपका सवाल। नहीं नहीं, कोई ये भी ठीक है, आपको पता है ना। देखें अब आपको एक पिक्चर क्लियर है कि यार ये जर्नल में ये चीजें हैं, ये नहीं है, इट्स ओके। इवन किसी एक सिंगल एजेंसी के साथ रजिस्टर होना भी काफी होता है। स्कोपस इज अ वेरी गुड इंडेक्सेशन प्लेटफॉर्म, सो अगर वेब ऑफ साइंस में नहीं भी है तो इट्स अ गुड क्वालिटी जर्नल। ठीक है। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि जी वेब ऑफ साइंस पे इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, तो आप थोड़ी देर पहले मैंने इनको यही जवाब दिया है कि वेब ऑफ साइंस पे नहीं होगा। उसी में जो होता है ना, एक जो ऑप्शन ये होता है विजिट जर्नल साइट और विजिट पब्लिशर साइट। ठीक, विजिट जर्नल साइट पे अगर हम जाए तो वहां पे कुछ अक्सर लिखा हो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज कंफर्म करनी होती है। बहुत सारे जो 2 नंबर जर्नल्स होते हैं ना, उन्होंने क्लोन्ड वेबसाइट्स बनाई होती है। तो सर अगर साइंस पे इस तरह का साइट वही कह रहा हूँ ना कि वो फिर ठीक है, चले मैं मान गया आपकी बात। से एक तरह की वेबसाइट सुलन ठीक होनी चाहिए, बट काउंटर चेक कर ले।
मैंने ये कहा है यहाँ पे, यही मैंने बताया कि जी देखें, आपने देखना ये होता है कि क्या वो जर्नल वहां पे इंडेक्स्ड है, वहां नाम शो हो रहा है। दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इम्पैक्ट फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे नाम का शो होना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने फिर कंफर्म कर लेनी कि ठीक है ये भी है, एक रीजनेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक जर्नल, अभी मैं कल किसी ने मुझे एक रिसर्च पेपर भेजा था। किसने भेजा था जी? किसको मैंने कहा था कि ये एक फेक जर्नल भेजा हुआ है मुझे? अजमल को कहा था। मुझे इतना अच्छा मिला, मैंने उसको साइड भी किया तो उसमें, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो उसका आईएसएस में और बेसिक हो रहा था। बताओ सिस्टम नाम आता क्या? भी उसमें कि वो आता नहीं। क्या उसकी नाम? नीचे वेबसाइट है बट वो फोकस में इंडेक्स नहीं है और ना फोकस साइज। मैं असल में ना सिर्फ को देखना चाह रहा हूँ कि somebody send me a। जर्नल ऑफ हिस्ट्री एंड फाइनेंशियल के नाम से। सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, मैंने कल आपको रिसर्च पेपर भेजे थे जिसमें आपने तीन आइडेंटिफाई किए थे कि वो फेक हैं या वो अच्छे नहीं हैं। लेट मी जस्ट सी। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। आपके सवाल का जवाब यहीं पे शायद आ जाएगा। ये ये नजर आ रहा है जी गूगल के ऊपर आपको? मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, ये ऑनलाइन भी जी सबको नजर आ रहा है? अच्छा, ऑनलाइन जो यस सर, जी सर। सर नजर आ रहा आवाज आ रही थी ऑनलाइन? जी सर। है। यस सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। जी सर, आ रही है। अच्छा जी, ये आपको विजिबल है ना जी? सामने एक वेब पेज, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। आपको भी आ रहा है जी सब? अच्छा देखिए, अब ये एक 1:1 जर्नल पेज है। अब ये यहाँ पे कुछ बड़े प्रोमिनेंट चीजें आपको नजर आएंगी जो कि आपको लगना चाहिए कि कोई गड़बड़ है। लाइक ये पहली गड़बड़ के इसमें कोई अच्छा पब्लिशर तो नजर नहीं आ रहा आपको, जो मैंने बड़े बड़े नाम बताए। इसने एक इम्पैक्ट फैक्टर भी दिया हुआ अपने आप को, और इम्पैक्ट फैक्टर ब्रैकेट में उसकी एब्रिविएशन RJIF करके 8.4 भाईजान ने अपना इम्पैक्ट फैक्टर डाला हुआ है। और भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। और जैसे आपको जब नजर आए ना ये +91, तो ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है दुनिया भर में सबसे ज्यादा कचरा जो है ना वो इंडियंस डालते हैं। ठीक है, दिस इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन सम ऑफ द कंट्रीज टू अर्न मनी। अब इसने बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सारा झूठ लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज जस्ट विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। बस अब कोई पता नहीं SJIF भी लिख दिया उसने, SJR से निकालते हुए ना उसने वो भी कुछ निकालने की कोशिश की है। ये भी आ गया, वो भी आ गया। और हर महीने क्या, ये हर घंटे में पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपसे कोई लेंगे $600, $800, 100, $1200, और अभी पेपर भेजेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका सर, मैं आपको ही बताना चाहता मेहर साहब, कि ये जर्नल पे इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो जर्नल से कन्वेंशन नहीं लेनी कि जर्नल जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं है।
आपने उनके पेजेस पे जाके, नॉट जर्नल पेज, स्कोपस के पेज पे या वेब ऑफ साइंस के पेज पे ऑथेंटिक करना है कि अब ये जर्नल वहां पे है कि नहीं है। अब मैं इसको जाके वहां देखता हूँ, लाइक मैं इधर जाऊंगा SJRS पे, और मुझे इसके इम्पैक्ट फैक्टर से गर्ज नहीं है, इसकी यहाँ इंडेक्सेशन से गर्ज है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा। जब उनकी विजिट डिटेल निकालते हैं फिर वो आ रहा होता है पब्लिक की वेबसाइट, ये जर्नल की और एक वेबसाइट पब्लिशर की। पब्लिशर और जर्नल इसमें टेलर मार्केट का ये रेटिंग है, तो विजिट वेबसाइट इसमें साइंस ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप उसको कॉशन के साथ जा सकते हैं। मैं उसमें भी आपको ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट पे जाने की फिर भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट वेब पेज ऑफ स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, वहां पे अगर इंडेक्स्ड है इट्स ओके। ठीक है, बट कॉशन के साथ आप जर्नल के वेब पेज पे जाएं और ठीक है देख लें। तो ये यहाँ पे इसमें ये नहीं है, SJRS में ये नहीं है। आप इसको जाके अगर आप शमीगो पे देखते हैं तो इसमें भी ये डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने इस तरह से एक्सप्लोर करना है। तो दिस वाज जस्ट योर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस कि किस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। और इस तरह के बहुत सी इनको हम प्रीडेटरी जर्नल्स कहते हैं। ये बहुत सारे इस तरह के आपको मिलेंगे, और स्पेशली इंडियन साइड से मिलेंगे। बहुत इंडियन जर्नल्स मिलेंगे, आप बहुत इंडियन कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी। मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस का भी एक दिखाता हूँ जस्ट फॉर कंप्लीशन सेक कि ये प्रीडेटरी चीजें कितनी ज्यादा हैं इस वक्त दुनिया में। और जो मासूम सा आदमी होता है उमर फारूक टाइप का, ठीक है, उमर फारूक टाइप जो 6 घंटे सो रहा होता है, तो उसको फिर और ज्यादा मसला हो जाता है क्योंकि वो उसको समझ नहीं आती। सॉरी सर, ये कोई कंडक्ट नहीं होती। अब देखिए ये एक इंस्टीट्यूट है, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड पब्लिकेशन, सेरप के नाम से। मैं इसको खोलता हूँ, ये जी इनका फ्रंट एंड है। अब इसके अंदर आप देखें, ये एक है प्राइमरली एक कॉन्फ्रेंसेज है सारी, ये कॉन्फ्रेंसेज कराते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंसेज में मैंने क्लिक कर दिया कि कौन कौन सी, आप इनको आप ये आपके ना ईमेल्स पे भी आपको इनके आएंगे, और बाज़ औक़ात वेब पेज पे आप सर्च करेंगे तो देखें ये यहाँ पे इनके ये कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जी। अब आप देखना शुरू